एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपको स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। दोस्तों, वैसे तो इस वक्त उत्तर भारत में पूरे और उन 5 सूबों में जहां असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां एक गोवा को छोड़कर बाकी सब जगह कड़ाके की सर्दी, दांत बज रहे। लेकिन अजीब बात है कि इस कड़ाके की सर्दी में बीजेपी को पसीने आ रहे, और पसीने आने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि उसके खेमे में भगदड़ मची हुई है, उस पर तो हम बाद में बात करें। पसीने आने की वजह यह है कि जहां जहां से उसे पहले हमेशा राहत मिल जाया करती थी, अब उसे वहां से राहत नहीं मिल रही। पहली जगह जहां से हमेशा बीजेपी को 2014 के बाद से बराबर राहत मिलती रही है, वो जगह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा लगता था कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की वफादारी का नहीं, बीजेपी सरकार से वफादारी की शपथ ली, ओथ ली है, हलफ उठाया है। आपने देखा अभी पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन हुआ, आपने उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल देखा। पहली बात तो ये है कि 10 फेजेस में, 10 चरणों में, 10 मरहलों में इलेक्शंस हुए, और एक के बीच में इतना लंबा लंबा गैप कि लोगों को जवाइयाँ आने लगी, उकता गए लोग। और उसके बाद हमेशा ये होता है कि जिस सूबे में इलेक्शन होती है, इलेक्शन कमीशन उस सूबे की पुलिस को अपने अंडर में लेती है और उससे काम लेती है। लेकिन पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ? पुलिस के हाथ में नहीं था कुछ, पीएसी लाके लगा दी गई थी। तो साफ लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी की तरफदारी कर रहा। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन को पूरी आज़ादी मिल गई है, लेकिन बहरहाल उसने कुछ बातें की हैं जिससे बीजेपी को झटके लगे। और मकसद हमारा ये नहीं कि वो ऐसी बातें करे कि बीजेपी को झटके लगे। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन वो काम करे जो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, वैसे काम करे जैसे उसे करना चाहिए। तो इस बार ये हुआ कि एक तो यूपी का जो इलेक्शन है वो 7 फेजेस में है, महीने भर के अंदर ख़त्म हो जाएगा, और एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के बीच में बहुत लंबा चौड़ा फासला नहीं है, और 54, 55, 60 कर करके कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, 403 कॉन्स्टिट्यूंसी 7 चरणों में बांट दी गई है। समझ में आई बात। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर इशू किया है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो इन 5 सूबों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं, वहां उन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ऊपर से हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी की फ़ोटो निकाल दी है। होता ये था कि वैक्सीनेशन के लिए जो लोग जाते थे, जब उन्हें सर्टिफिकेट मिलते थे, तो बजाय इसके कि उस सर्टिफिकेट पर उस डॉक्टर की फ़ोटो हो जिसने इंजेक्शन लगाया है, मोदी जी की फ़ोटो होती थी। जैसे या तो वो इंजेक्शन मोदी जी ने लगाया है या वो इंजेक्शन मोदी जी की मेहरबानी की वजह से लगा है। बहरहाल वो भी हटा दिया है। फिर रैलीज पश्चिमी बंगाल में आखिर तक बड़ी मुश्किल से रैली बंद हुई। उस वक्त जब पार्टीज ने खुद कहा कि हम नहीं करेंगे, तब रोक लगाई, तब तक रोक नहीं लगाई थी। लेकिन यहाँ कम से कम रैलियों पे रोक लगा दी है। अब वो वर्चुअल रैली करेंगे, तो वर्चुअल रैली में जाहिर है कि बीजेपी की सैकड़ों मंत्रियों की जो भीड़ जाया करती थी हर उस जगह जहां इलेक्शन होता है, वो भीड़ अब बेकार हो गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि डोर टू डोर कन्वेंसिंग में भी 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे। तो अब जाहिर है कि बीजेपी की इतनी बड़ी भीड़ जो है वो कम से कम 2 महीने के लिए बेकार ही होगी। एक तो वहाँ से। दूसरे एक और जगह से हमेशा बीजेपी को राहत मिलती रही है, अब से कुछ अरसे पहले तक तो बराबर मिलती रही है, वो जगह है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस बार क्या हुआ? फिरोजपुर में जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, जो सिक्योरिटी की चूक हुई,
उसके लिए ये हुआ कि इसकी जांच की जाए और बड़ा हंगामा मचाया बीजेपी ने कि इस प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का मामला है और इसमें तो ज़रा भी चूक माफ़ नहीं की जा सकती वगैरह वगैरह, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सब कुछ कहा। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो हम जांच कराते हैं, हम कमेटी बनाते हैं। तो सेंटर ने कहा नहीं, आपकी कमेटी क्या, हम अपनी कमेटी बनाएंगे। और फिर सेंटर ने, होम मिनिस्ट्री ने अपनी कमेटी बना दी। लेकिन इस बीच में कोई कोर्ट चला गया। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि साहब ना वो करेंगे इंक्वायरी ना आप करेंगे इंक्वायरी, इंक्वायरी हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और अपने 5 की एक कमेटी भी बना दी जिसकी अगुवाई रिटायर्ड चीफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। तो उससे बीजेपी को एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इन्होंने जो अपनी कमेटी बनाई थी उससे वो वही रिपोर्ट ले सकते थे जो उनकी मर्जी की हो। अब वो मर्जी की रिपोर्ट नहीं ले सकते दूसरे। इन्होंने क्या किया कि पंजाब के 7 बड़े अफसरों को वजह बताओ शोकाज नोटिस दे दिया। सुप्रीम कोर्ट भड़क गए। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि ये क्या किया आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ केस मौजूद है और आप एक्शन ले रहे हैं पहले से, तो फिर हमारी क्या जरूरत है। तो घिघियाने लगे जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, घिघियाने लगे कि नहीं हुजूर वो तो ऐसा है कि ये नोटिस तो आपकी कमेटी के ऐलान से अब पहले ही हमने जारी कर दिए थे। तो उनका कुछ नहीं, वापस लीजिए। चुनांचे वो नोटिस वापस नहीं लिए गए। ये बड़ा झटका था कि वो जो रिपोर्ट जो बीजेपी को अपनी पसंद की मिल सकती थी वो अब नहीं मिली। अब कमाल की बात सुनिए। कमाल की बात यह है कि आदित्यनाथ बिष्ट ने, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ऐलान किया 2 बड़े बड़े टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए। जाए वो टीवी चैनल उनके पाले हुए पालतू कुत्ते हैं, क्या बताना उनके नाम, आपने देख ही लिए होंगे। तो उनको इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू में किसी एंकर ने पूछा कि साहब सुना है कि वो ब्राह्मण कुछ नाराज़ हैं आपसे और क्या है, तो आप क्या कर रहे हैं। तो उसके जवाब में जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उसके जवाब में आदित्यनाथ ने कहा कि ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। इस बार यूपी में लड़ाई 80% बमुकाबला 20%, 80% वर्सेस 20%। कहना वो ये चाहते थे कि चूंकि यूपी के वोटर्स की 80% तादाद हिंदू है और 20% में मुसलमान और दूसरे हैं, इसलिए सारी लड़ाई इन दोनों में है, यानी सारी लड़ाई हिंदू और मुसलमानों में। तो वो ये इशू बनाना चाहते थे कि सारे इलेक्शन जो है वो हिंदू और मुसलमान के इशू पे लड़ा जाए। हम पहले भी आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि इसके अलावा और कुछ है नहीं, उन्हें यही करना है घूम फिर के। तो उन्होंने ये 80 और 20% की नई पख एक छोड़ दी। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इसे 80 वर्सेस 20, 80 बमुकाबला 20 के बजाय 85 बमुकाबला 15, 85 वर्सेस 15 बना दिया। आप कहेंगे ये क्या हुआ? तो मैं बताता हूँ। ऐसा है कि यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है, या आप यूँ समझिए उसमें 85% जो वोटर्स हैं वो ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, मूल निवासी और ये सब हैं, 85%। और 15% वो हैं जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, अपर कास्ट। और ये जो भगदड़ मची हुई है, देख रहे हैं आप कौन लोग जा रहे हैं? ये वो लोग जा रहे हैं जो ये 85% के हैं, ओबीसी, दलित, मूल निवासी। ये जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 2017 में अमित शाह ने और दूसरे लोगों ने मिलके बड़ी होशियारी से एक गेम खेला था कि जो ओबीसीज हैं, ख़ासतौर पर जो गैर यादव ओबीसीज हैं और जो गैर जाटव दलित हैं, उनको ये बताया कि देखो तुम्हारा सारा हिस्सा रिजर्वेशन और ये सब तो ये यादव और जाटव खा जाते हैं, तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तुम हमारे हिंदू कैंप के अंदर आ जाओ, हम तुम्हें हिंदू समझकर तुम्हारे साथ वो न्याय करेंगे जो एक हिंदू के साथ होना चाहिए। वो इस भरी में आ गए, धड़ धड़ा के उन्होंने वोट दे दिए सब बीजेपी को।
लेकिन 5 साल में उनको ये पता चला कि उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला। रिजर्वेशन मिलता था वो भी छिन गया, सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई, सब चीज़ें प्राइवेटाइज होने लगी, उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने ये देखा कि अगर कुछ थोड़ा बहुत मिला है किसी को तो वो इन 15% ही को मिला है, सवर्णों ही को मिला है। योगी जी के ज़माने में राजपूतों का बड़ा बोलबाला हुआ, कोई छुपाने की बात नहीं, सब जानते हैं। इसीलिए ब्राह्मण कुछ नाराज भी हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भला हुआ वो इन 15% का हुआ, इन 85% का कोई भला नहीं हुआ। इसलिए ये 85% अब निकल रहे। और इनको इस तरीके से एक जगह लाने में जिस आदमी का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा रोल है, वो वामन मेश्राम है। वामन मेश्राम का ताल्लुक तो मराठवाड़ा से है, लेकिन सच पूछिए तो आज वो कांशीराम के बाद दलितों के सबसे बड़े लीडर है। हालांकि वो पॉलिटिक्स में अब तक नहीं थे, लेकिन वो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। वो सबसे बड़े दलितों के समाज सुधारक, थिंकर और फिलासफर माने जाते हैं। उन्होंने इन 4-5 महीनों में यूपी में रहकर तमाम ओबीसी और दलित को, चाहे वो यादव, कुर्मी हो, मौर्य हो, सैनी हो, शाक्य हो, निषाद हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, धोबी हो, नाई हो, कुमार हो, सुनार हो, लोहार हो, सबको इकट्ठा किया। और सबको इकट्ठा करके ये कहा कि जब तक तुम नहीं आओगे, जब तुम 85% अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और मेश्राम की ये जो मेहनत है, ये रंगलारी है, ये उसी का नतीजा ये है कि पहली मर्तबा बैकवर्ड क्लासेस में वो बेदारी, वो जागृति आई है कि जिसकी वजह से सब एक जगह इकट्ठा हो गए। इस वक्त सब अखिलेश के पीछे। दूसरी बात, किसानों की एक बात ये समझ में आ गई है कि बीजेपी बुनियादी तौर पर एंटी किसान पार्टी है, किसान दुश्मन पार्टी। ये उनकी समझ में आ गया। इसलिए आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। उन्नाव में एक एमएलए, पंकज गुप्ता शायद उनका नाम है, वो स्टेज पर बोलने खड़े हुए और बोलना शुरू ही किया था कि एक बुढ़ा किसान स्टेज पे आ गया, उसने उनकी ढुकाई शुरू कर दी वहाँ। आज ये आलम है कि बीजेपी के एमएलए, जो बीजेपी के लीडर खेत देहातों में जा नहीं सकते, घुस नहीं सकते, कुटाई होती, उनकी ढुकाई होती। तो इसलिए ये हाल बदल रहा है। और सिर्फ यूपी में नहीं, पहले क्या होता है, वैसे इलेक्शन से पहले ये भाग दौड़ आमतौर पर रहती है, भगदड़ एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अब तक पश्चिमी बंगाल के इलेक्शन तक हो ये रहा था कि दूसरी पार्टी के लोग अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बाद ये हुआ कि जो दर्जनों के हिसाब से तमिल कांग्रेसी बीजेपी में चले गए थे, वो सब वापस आ गए और दूसरे बीजेपी वालों को साथ लेके वापस आ गए। और उत्तराखंड में बीजेपी के लोग कांग्रेस में गए, गोवा में बीजेपी के लोग कांग्रेस में गए। एक जगह ये भी हुआ है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टी के लोग भी बीजेपी में गए, लेकिन अब उनकी तादाद वैसी है जैसे आटे में नमक की होती। बुनियादी तौर पर अब वो बैकवर्ड क्लासेस एक जगह आ गए हैं और वो एक जगह सिमट कर वो एक साथ बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। चलते चलते हम आपको एक और कमाल की बात बताते हैं। अभी खबर मिली है कि वो जो बीजेपी के एक बड़े लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और शायद एसपी में जा रहे हैं, उनके खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने वारंट इशू कर दिया गिरफ्तारी का। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि 2014 में उन्होंने कोई स्पीच दी थी जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अनादर किया था। 2014 में, 2021 में उन्हें याद आया कि अरे ये तो वो आदमी है, तो उसके खिलाफ वारंट इशू कर दिया गया है। अब आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, खिसियानी बिल्ली को एक बात जान लेना चाहिए कि खंबा नोचने में कभी कभी उसके अपने नाखून भी टूट जाते हैं। तो दोस्तों, आज बात यही ख़त्म करते हैं। जल्द मिलेंगे, 2-4 दिन के बाद मिलेंगे, क्योंकि आपको भी हमारा इंतज़ार होगा और हमें भी आपसे मिलने की बेताबी रहेगी।
तो कोशिश करेंगे जल्द ही आपके पास वापस आएँ। तब तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।